स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे कि प्रबंध के किसी सिद्धांत का लागू होना या न होना 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, देश या संगठन की संस्कृति, दूसरा संगठन का उद्देश्य और तीसरा संगठन का प्रबंधकीय दर्शन। अब हम एक एक करके इनके वर्णन को समझेंगे। सबसे पहले है देश या संगठन की संस्कृति। चूंकि प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है, इसलिए प्रबंध के सभी सिद्धांतों को सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। केवल यही नहीं, प्रत्येक संस्कृति में उप संस्कृतियाँ भी होती है, इसलिए एक ही देश के 2 संगठनों की संस्कृति भी अलग अलग हो सकती है, जो प्रबंध के सिद्धांतों को प्रभावित करती है। इसीलिए प्रबंध को संस्कृति परक माना गया है। देखिए, विश्व के सभी देशों की संस्कृति, रीति रिवाज, नियम अलग अलग होते हैं। इसी विभिन्नता के कारण प्रबंध के सभी सिद्धांतों को सभी देशों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक देश में भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिस कारण एक देश के 2 संगठन जो कि अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हैं, वहाँ भी प्रबंध के सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार एक ही देश के 2 संगठनों की संस्कृति भी अलग अलग हो जाने से यह प्रबंध के सिद्धांतों को प्रभावित करती है। प्रत्येक देश की संस्कृति की विभिन्नता के कारण ही प्रबंध को संस्कृति परक माना गया है। दूसरा, संगठन का उद्देश्य। विभिन्न क्षेत्र के संगठनों के उद्देश्यों में विभिन्नता होती है, जैसे व्यावसायिक संगठन एवं गैर व्यावसायिक संगठन। यहाँ तक कि 2 व्यावसायिक संगठनों के भी उद्देश्यों में अंतर हो सकता है। उद्देश्यों में भिन्नता के कारण प्रबंध के सिद्धांतों के प्रयोग में भी भिन्नता हो सकती है। देखिए, प्रत्येक संगठन जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उन सभी के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य गैर व्यावसायिक संगठनों की तुलना में भिन्न होते हैं। यही नहीं, 2 व्यावसायिक संगठन जो कि एक ही क्षेत्र के हैं, उनके उद्देश्य में भी भिन्नता पाई जाती है। अब अलग अलग उद्देश्य होने के कारण प्रबंध के सिद्धांतों के प्रयोग में भी भिन्नता हो सकती है। इसीलिए संगठन के उद्देश्य प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने को प्रभावित करते हैं। पीटर ड्रकर के अनुसार व्यावसायिक संगठनों के सिद्धांतों एवं दक्षताओं को गैर व्यावसायिक संगठनों में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है संगठन का प्रबंधकीय दर्शन। प्रबंधकीय दर्शन में उन मान्यताओं एवं विश्वासों को सम्मिलित किया जाता है जिनके आधार पर किसी संगठन का प्रबंध किया जाता है। देखिए, प्रत्येक संगठन की कुछ मान्यताएं होती हैं और कुछ विश्वास, जिनके आधार पर वे प्रबंध कार्य करते हैं, और यही मान्यता और विश्वास उन संगठनों की प्रबंध व्यवस्था को दर्शाते हैं। संगठन में प्रबंधकीय दर्शन उच्च स्तर प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, प्रत्येक संगठन में उच्च स्तर के अधिकारी प्रबंध के कार्यों को करते हैं। सभी संगठनों के उच्च स्तर के अधिकारियों की प्रबंध करने के कार्यों के प्रति सोच विचार अलग अलग होते हैं। इसलिए प्रत्येक संगठन की प्रबंध व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, और इसीलिए प्रत्येक संगठन में प्रबंध के अलग अलग सिद्धांत लागू होते हैं। एस के भट्टाचार्य ने शोध उपरांत निष्कर्ष निकाला है कि भारत में पेशेवर प्रबंधित तथा परिवार प्रबंधित कंपनियों के प्रबंध सिद्धांतों में भिन्नता होती है। ये भिन्नताएं प्रबंध की दक्षता एवं गुण, कार्य निष्पादन, परिणाम, नियोजन एवं निर्णय विधियों, प्रबंध रीतियों और नियंत्रण के संबंध में है। देखिए, एस के भट्टाचार्य ने भारत में कार्यरत संगठनों की प्रबंध करने के तरीकों पर शोध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि भारत के जिन संगठन में प्रबंध के कार्य पेशेवर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, उनमें और जो प्रबंध के कार्य व्यवसाय के स्वामियों के परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता है। कई प्रकार के तत्वों जैसे प्रबंध की दक्षता एवं गुण, कार्य निष्पादन, परिणाम, नियोजन एवं निर्णय विधियाँ, प्रबंध रीतियाँ और नियंत्रण के कारण ये भिन्नता पाई जाती है।
निष्कर्ष देखें। इस प्रकार प्रबंध सार्वभौमिक है, किंतु इसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं हैं बल्कि परिस्थितिजन्य हैं। तो ये प्रबंध की सार्वभौमिकता का पूर्ण अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रबंध तो सार्वभौमिक है, किंतु इसके सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है बल्कि परिस्थितिजन्य हैं, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। अब इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध के क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि जहाँ पर मानव समूह में कार्य करता है वहाँ प्रबंध की अवधारणा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा, व्यवसाय में हो या अन्य क्षेत्र में। देखिए, जहाँ पे भी मनुष्य रहता है और संगठन में कोई भी कार्य करता है वहाँ पर प्रबंध की आवश्यकता रहती ही है, चाहे वो समूह छोटा हो या बड़ा हो, वो व्यावसायिक क्षेत्र का हो या गैर व्यावसायिक क्षेत्र का। प्रबंध की जो आवश्यकता है वो हर जगह रहती है। प्रबंध के क्षेत्र को दो तरह से परिभाषित किया जाता है। प्रथम, किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में, जिसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय, विभिन्न प्रकार के संगठन जिनमें प्रबंध का प्रयोग होता है, इसे प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र कहा जाता है। तो दो क्षेत्र बताए हैं, क्रियात्मक क्षेत्र और गैर व्यावसायिक क्षेत्र। हम सबसे पहले क्रियात्मक क्षेत्र को समझेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बाजार में प्रत्येक पक्ष की, अंशधारी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार की अपेक्षाएं बहुत अधिक हो गई है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य को, चाहे वो छोटा हो या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाला हो, विशेषज्ञ या विशिष्ट ज्ञान की सहायता से संपन्न कराना पड़ता है। देखिए, वर्तमान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसाय से जुड़े सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सदस्यों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है, और इन सब की आकांक्षाओं को लाभ कमाकर ही पूरा किया जा सकता है। और लाभ कमाने के लिए संस्था का छोटा या बड़ा कोई भी कार्य हो को विशिष्ट व्यक्ति से ही करवाया जाता है। उपक्रम में विशिष्टीकरण का समावेश करने के लिए प्रबंध विशेषज्ञों एवं प्रबंध की कुशलता का प्रयुक्त संसाधनों में निष्कासित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में किया जाने लगा है। अतः उपक्रम या संस्था की प्रत्येक संसाधन क्रिया पेशेवर प्रबंधकों द्वारा निष्पादित की जाने लगी है, इसीलिए इसे प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, कोई भी कार्य विशिष्ट व्यक्ति द्वारा करवाए जाने से संस्था को विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है और संसाधनों का भी सदुपयोग होता है। विशिष्टीकरण से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में योग्य है उससे वही कार्य करवाया जाए। अब संगठनों में प्रबंध का कार्य भी पेशेवर प्रबंधकों द्वारा करवाया जाने लगा है, इसे ही प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से क्रियात्मक क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, दूसरा है गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, तीसरा है प्रबंध के नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। तो हम सबसे पहले व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को समझेंगे। उसका पहला पॉइंट है उत्पादन प्रबंध। प्रबंध की यह शाखा उत्पादन, नियोजन, किस्म नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। देखिए, उत्पादन करने से पहले उत्पादन की योजनाएं बनाई जाती है और वस्तुओं की गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य किया जाता है, जो कि उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उत्पादन प्रबंध में ये कार्य किए जाते हैं। दूसरा है सामग्री प्रबंध। प्रबंध की यह शाखा सामग्री के क्रय, भंडारण, उठाई धराई, स्टॉक नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती हैं। देखिए, उत्पादन के लिए कच्चा माल खरीदना, उनका भंडारण करना, वस्तुओं का रख रखाव, उनका ध्यान रखना, स्टॉक नियंत्रण करना आदि कार्य सामग्री प्रबंध के अंतर्गत किए जाते हैं।